चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। लेट्स डू 1 or 2 क्वेश्चंस ऑन इट। मान लो एक क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, क्या क्वेश्चन है? कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी of system if volume increases from 1 meter cube to 2 meter cube at constant pressure of 10 kilopascal when 20 kilojoule of heat is given to system. एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मदद से सॉल्व करना है। चलिए मैं बताता हूं इस क्वेश्चन को, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। क्या कहा क्वेश्चन ने? कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इफ द वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम 1 मीटर क्यूब टू 2 मीटर क्यूब। तो इसका मतलब 1 मीटर क्यूब से 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम बढ़ाया है, एक्सपेंशन हुआ है ये। सो दिस इज एक्सपेंशन इन वॉल्यूम, तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। और वर्क डन में P एक्सटर्नल, P कांस्टेंट प्रेशर है, और कांस्टेंट प्रेशर है तो सिस्टम और सराउंडिंग का प्रेशर तो हर मोमेंट पर सेम ही रहेगा। तो P सिस्टम इज इक्वल टू P एक्सटर्नल एंड P एक्सटर्नल इज इक्वल टू 10 किलो पास्कल। किलो पास्कल मतलब 10 की पावर 3 पास्कल, यही हुआ। और हीट दी हुई है क्वेश्चन ने प्लस 20 किलो जूल। क्यों? हीट इज गिवन टू द सिस्टम एज पर द साइन कन्वेंशन। जरा करना फाइंड आउट। तो व्हाट इज W माइनस P एक्सटर्नल dV। और यदि P एक्सटर्नल कांस्टेंट हो तो क्या फॉर्मूला? माइनस P एक्सटर्नल इंटू इंटीग्रल dV इज V2 माइनस V1, तो डेल्टा V V2 माइनस V1। जरा करना, माइनस P एक्सटर्नल SI यूनिट में कैलकुलेशन करो। पास्कल में 10 की पावर 4 पास्कल इंटू V2 माइनस V1, 2 माइनस 1 मीटर क्यूब। पास्कल इंटू मीटर क्यूब इज नथिंग बट जूल। सॉल्व करोगे तो माइनस 10 टू द पावर 4 जूल, या फिर 10 की पावर माइनस 10 किलो जूल। आ गया W। सो व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी? Q प्लस W। व्हाट इज Q गिवन इन द क्वेश्चन? 20 किलो जूल। What is W? Minus 10. Answer 10 kilojoule. Increase in the internal energy. यही आंसर है। जानबूझ के मैंने एक आसान क्वेश्चन लिया है, जानबूझ करके। दिस इज एन इजी क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। नोट करो, विल टेक अनदर क्वेश्चन। Let's take another question. जैसे another question में मान लो ऐसे कहते 100 ml ऑफ लिक्विड वाटर। अच्छा, लिक्विड वाटर के लिए अगर कुछ ना कहा जाए तो डेंसिटी क्या मान लेते हैं? 1 ग्राम पर ml। 100 ml ऑफ लिक्विड वाटर इज compressed by an application of external pressure, constant external pressure, application of constant external pressure of 100 किलो पास्कल। 100 किलो पास्कल के प्रेशर द्वारा कंप्रेस किया गया। इफ 2% volume is compressed, find work done in joule। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बट यूनिट्स का खेल है। यूनिट्स में गड़बड़ नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में?
100 ml of the liquid water is compressed by an application of external pressure। तो P external दिया हुआ है और कांस्टेंट है एक्सटर्नल प्रेशर कितना 100 किलो पास्कल, दैट मीन्स 10 to the power 2 और 10 की पावर 3 5 पास्कल। आ गई वैल्यू। क्वेश्चन ने कहा है कि वर्क डन कितना होगा, बताओ डेल्टा V। कंप्रेस हुआ है तो इसका मतलब कंप्रेस्ड का मतलब यह हुआ कि फाइनल वॉल्यूम घटेगा तो डेल्टा V नेगेटिव होगा। तो व्हाट इज डेल्टा V? तो डेल्टा V इज V2 माइनस V1 और वो कितना माइनस में आएगा 2% ऑफ 100 ml, तो माइनस 2 ml। 2 ml मीन्स 10 की पावर माइनस 6 मीटर क्यूब। SI यूनिट में यूनिट का ध्यान नहीं रखते स्टूडेंट्स, इस बात को जरूर ध्यान रखें कि हम यूनिट्स क्या ले रहे हैं। याद रखो 1 ml इज इक्वल टू 10 to the power माइनस 6 मीटर क्यूब। 2% ऑफ 100 ml कितना, अच्छा माइनस क्यों लगाया, कंप्रेशन है तो डेल्टा V नेगेटिव होगा। तो माइनस 2 इंटू 10 to the power माइनस 6 मीटर क्यूब इज द चेंज इन वॉल्यूम। अब तो फॉर्मूला पता है, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल into delta V because P external is constant. What is the value P external? 10 की power 5 Pascal into delta V, what? V2 minus V1, that is minus 2 into 10 to the power minus 6. Minus minus plus हो गया तो 2 into 10 to the power minus 1. What? Joule. तो आंसर इज 0.2 जूल। बस इतना ही आंसर है। अच्छा प्लस में आ गया और आना भी था। कंप्रेशन का वर्क क्या होता है? पॉजिटिव। तो वर्क ऑफ कंप्रेशन इज पॉजिटिव। तो गाइज ये अपने आप में एक छोटा सा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटा सा सवाल बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी में अगर एक बात और कही जाए आपको कि ये एक इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार हम प्रेशर लेते हैं एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम लेते हैं लीटर में, तो कैसे कन्वर्ट करें? 1 एटमॉस्फेयर लीटर, एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये वॉल्यूम चेंज लीटर में लेते हैं कई बार। तो एटमॉस्फेयर लीटर को अगर हम जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करें? 1 एटमॉस्फेयर इज व्हाट 1.01325 × 10 to the power 5 पास्कल इनटू लीटर। लीटर इज नथिंग बट 10 to the power minus 3 मीटर क्यूब। और आपको पता है कि मीटर क्यूब इनटू पास्कल इज व्हाट? जूल। तो जरा देखना 1.01325 × 10 to the power 2 जूल। तो इसको आप यूं भी कह सकते हो 101.3 अप्रोक्सीमेटली जूल या फिर 0.1013 किलो जूल। तो गाइस वेरी इंपॉर्टेंट याद रखें, डायरेक्टली याद रखें, 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू 101.3 जूल। काम आएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा। It will be used in solving numerical questions. Note it down. This is an important point. कई questions में काम आएगा जब DPP sheet solve करोगे आप, तो you will come to know all these points. Note करिए, note it down. इसके बाद चलो बात करते हैं, let us define another term, enthalpy. Definitions बस खत्म होने को हैं अब। तो लिखो enthalpy। ये भी एक स्टेट फंक्शन है, जैसे इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, एंथैल्पी भी स्टेट फंक्शन है और सिंबल यूज करते हैं कैपिटल H। H से रिप्रेजेंट करते हैं एंथैल्पी। स्टेट फंक्शन, इसको कई बार टोटल एनर्जी कंटेंट भी बोला जाता है सिस्टम का। इट इज नथिंग बट द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड पीवी एनर्जी। तो मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं? मैथमेटिकली इसको डिफाइन करते हैं, इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन देना थोड़ा मुश्किल होता है, बट डिफाइन करते हैं H इज इक्वल टू U प्लस PV। इंटरनल एनर्जी इंटू P इंटू V एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी। अब ये एंथैल्पी है। अच्छा ये भी एक स्टेट फंक्शन है। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं तो dH इज इक्वल टू व्हाट? डिफरेंशिएट कर दो, dH इज इक्वल टू du प्लस दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डिफरेंशियल क्या होता है? PdV प्लस VdP। यही होता है ना डिफरेंशियल। अब एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करें
कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पर आप डीपी को तो वैसे ही जीरो कर दिया, तो ये वाला टर्म तो वैसे ही हट गया, वीडीपी क्या हो गया, जीरो। और आपको तो यहां से इक्वेशन आ गई डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी। मान लो इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। फॉर्मूला फाइंड आउट कर रहे हैं हम। दूसरा पॉइंट क्या, एट फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी मतलब थर्मोडायनेमिक्स, क्या बोलते हो आप, डी यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। और डी यू क्या होता है, ठीक है, डी यू इज इक्वल टू क्यू पीडीवी। क्यू, अब यहां पे भी अगर हम कांस्टेंट मान लो इसको क्यू माइनस पीडीवी बोल देते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू पीडीवी माइनस पीडीवी, स्मॉल अमाउंट ऑफ द वर्क डन माइनस पीडीवी। अब यहां कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर अगर बात करें तो Q क्या बन जाएगा, QP। भाई हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, QV। हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, QP। तो QP की वैल्यू जैसे रखोगे यहां पर, तो QP इज इक्वल टू DU प्लस PdV। इक्वेशन नंबर 2, फर्स्ट लॉ से हमारे पास क्या आया, एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस पीडीवी। जरा देखना राइट हैंड साइड वाला टर्म, साइड वाला टर्म, दोनों टर्म इक्विवेलेंट हैं तो साफ दिखाई पड़ता है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 साफ दिखाई पड़ता है कि हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। ये तो बिल्कुल वैसा ही स्टेटमेंट है जैसे थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर is equal to change in enthalpy of system। तो जो भी हीट दे रहे हो एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज इक्वल टू द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, और ओवरऑल हीट अगर दे रहे हो एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू ओवरऑल चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। इस तरीके से आप डिफाइन करते हो। और आपको ये बात भी पता है कि QP का फॉर्मूला क्या होता है, भाई QP किसके बराबर है, DH के बराबर। एंड व्हाट इज QP, पढ़ा है आपने आइडियल गैस के लिए, NCP/dt फॉर एन आइडियल गैस। याद करो जब हम मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ रहे थे तो हमने कहा था हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू NCV/dt, हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू NCP/dt। तो आइडियल गैस के लिए हम इस तरीके से कह सकते हैं फॉर एन आइडियल गैस। अब साफ दिखाई पड़ता है यहां पर कि DH का फॉर्मूला तो ये हो गया, तो डेल्टा H कितना हो गया, N इंटीग्रल 1 to 2 CP/dt। इसको आप यूं भी लिख सकते हो, डेल्टा H इज इक्वल टू NCP/ΔT। कब, when CP is constant। कांस्टेंट का मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो गाइज ये फॉर्मूला है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ये फॉर्मूला है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हुआ। तो दो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, नोट करके लिखेंगे। क्या पॉइंट, हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू DU, हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू DH। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Whenever heat is given to the system at constant volume, it is equal to the change in internal energy. Whenever heat is given at constant pressure to the system, it is equal to the change in enthalpy। इसके बगैर कई क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे आपसे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यू आर सपोज टू रिमेंबर। ये बात हम पहले कह चुके हैं, ये बात अब कह चुके हैं। हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। ये फॉर्मूला है, डेल्टा H इज इक्वल टू, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, आपने क्या कहा, H इज इक्वल टू U प्लस PV। और आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस PV इज इक्वल टू nRT। तो H क्या हो गया, U प्लस nRT।
ये क्या है? फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये भी क्या है? फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर एन आइडियल गैस। तो इसका मतलब साफ दिखता है कि U इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, H इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर एन आइडियल गैस। किसी आइडियल गैस के लिए U और H केवल टेम्परेचर के फंक्शन हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर पैरामीटर अदर देन टेम्परेचर। ये याद रखना। इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा U भी 0 है और डेल्टा H भी 0 है। दिस इज इंपॉर्टेंट। जहां जहां हम इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं वो जरूर लिखते जाएं, नोट करो ये सब बात। तो आपके सामने फॉर्मूले क्या आ गए? फॉर्मूले आ गए डेल्टा H इज इक्वल टू एन CP डेल्टा T। अगर CP कांस्टेंट है, वरना इंटीग्रेट करके फाइंड आउट करना होगा। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया था डेल्टा U वाला, CV का फंक्शन दिया हुआ था शायद कुछ ऐसा 10 + 10⁻⁻² T, और 300 से 400 केल्विन टेम्परेचर रेज किया था और पूछा था कि व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और हमने कैलकुलेशन भी की थी। तो गाइज ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये सब याद रखने वाली बातें हैं, यू शुड रिमेंबर। तो एंथैल्पी इज मैथमेटिकली इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी प्लस PV एनर्जी। अल्टीमेटली इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर एन आइडियल गैस, और उसका फॉर्मूला है DH इज इक्वल टू एन CP dt फॉर एन आइडियल गैस फॉर एवरी प्रोसेस। फॉर एवरी प्रोसेस, हर प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक काम करूं, मैं सारे फॉर्मूलों की समरी लिख दूं एक बार अब तक यहां पर, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे इन बातों का। जरा लिखो ये पूरी बात, नोट इट डाउन। अभी तक जो फॉर्मूले पढ़े हैं हमने, क्या पढ़े? वर्क डन इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल dV, ये एक फॉर्मूला। साथ में फॉर एन आइडियल गैस याद रखना है U इज द फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर, H इज द फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर, du इज इक्वल टू एन CV dt, dH इज इक्वल टू एन CP dt for an ideal gas for every process। कोई भी प्रोसेस हो रहा हो, for an ideal gas, these are the formulae। first law of thermodynamics is equal to du is equal to q plus w। तो these are the basic formulae, general formulae that we have studied yet के वर्क डन ऐसे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इस तरीके से, चेंज इन एंथैल्पी वी कैन फाइंड आउट लाइक दिस फॉर एन आइडियल गैस, एंड रिलेशन बिटवीन हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसके ऊपर हमने छोटे छोटे क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, हालांकि अभी और बातें भी बाकी हैं, दैट वी शैल टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर। देखो, थर्मोडायनामिक्स को कंटिन्यू करते हुए अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर ए प्रोसेस। किसी प्रोसेस में कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसके लिए एंथैल्पी चेंज भी होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज भी होगा, तो उसमें आपस में रिलेशन क्या होगा, तो दैट वी विल टॉक अबाउट। एंथैल्पी हम पढ़ चुके हैं, इंटरनल एनर्जी पढ़ चुके हैं, तो हेडिंग लिखो नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर जेई में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है एडवांस्ड में, मेन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U? अच्छा, ये रिलेशन तो आप जानते ही हो कि H इज इक्वल टू U प्लस PV, ये तो डेफिनेशन है एंथैल्पी की, इंटरनल एनर्जी प्लस P इंटू V। अगर हम इसका चेंज फाइंड आउट करें, दिस विल बी डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। डेल्टा PV को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा U प्लस P2V2 माइनस P1V1। ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है। ये तो एग्जैक्ट रिलेशन है बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U। डेल्टा U दिया हुआ हो तो डेल्टा H कैलकुलेट कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपको प्रेशर और वॉल्यूम का डेटा इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स पर दिए हुए हों। डेल्टा H दिया हुआ हो तो भी आप डेल्टा U कैलकुलेट कर सकते हो। बट प्रॉब्लम यही है कि कई बार ये वाली इक्वेशन तो बेस्ट है, इसमें तो कोई अप्रॉक्सीमेशन है ही नहीं, बट कई बार प्रेशर वॉल्यूम का डेटा नहीं दिया हुआ होता, तो फिर हमें
गिवन डेटा के हिसाब से वी विल हैव टू डू सम अप्रोक्सीमेशंस। तो क्या करेंगे, अबव इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट relation between delta H and delta U. If P and V data is known, if P and V data is known at initial and final states, then equation 1 is most accurate. इक्वेशन 1 इज मोस्ट एक्यूरेट, बट कई बार प्रेशर वॉल्यूम का डेटा हमें क्वेश्चन में नहीं दिया होता, देन व्हाट डू वी डू? इफ पीवी डेटा इज नॉट नोन, देन some approximations should be done. Then some approximation should be done. अब क्या approximations हैं वो डेटा के हिसाब से डिपेंडेंट होंगे। चलिए इक्वेशन 1 को हम अप्रोक्सीमेट करें जरूरत पड़ने पर, तो कैसे करेंगे? मान लो केस 1। व्हाट इज केस 1? फॉर an ideal gas undergoing any process. For an ideal gas undergoing any process, अगर कोई आइडियल गैस है और कोई प्रोसेस कर रही है, आइडियल गैस है, तो फिर तो आप ऐसे लिख सकते हो, आप आइडियल गैस के लिए PV इज इक्वल टू NRT यूज करते हो, तो फिर डेल्टा PV किसके बराबर हो गया? डेल्टा NRT, और नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट ही हैं, तो NR इंटू डेल्टा टी। क्यों सर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट क्यों है? अरे आइडियल गैस कोई प्रोसेस कर रहा है, मतलब कोई हीलियम गैस है, 5 मोल हीलियम गैस है, आपने कोई प्रोसेस किया, गर्म किया, ठंडा किया, प्रेशर बढ़ाया, घटाया, वॉल्यूम चेंज किया कुछ, तो रहेंगे तो 5 ही मोल ना। हीलियम के 5 मोल 5 ही मोल रहेंगे, तो मोल्स विल नॉट चेंज, तो NR इंटू डेल्टा टी। तो फिर इक्वेशन क्या आ गई? तो इक्वेशन हो गई डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस NR delta T. This is the equation when we use for ideal gas undergoing any process. अच्छा यहीं पे कह दें, if ideal gas is doing an isothermal process. अब आइसोथर्मल का मीनिंग मालूम है आपको कि टेम्परेचर चेंज ही नहीं होता, और आपको ये भी पता है कि U एंड H बोथ आर द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और टेम्परेचर ही कांस्टेंट है, तो फिर ना U अपनी जगह से हिलेगा ना H अपनी जगह से हिलेगा, एंड यू विल सी दैट डेल्टा U विल बी 0, डेल्टा H विल बी 0, डेल्टा U भी 0 हो गया, डेल्टा H भी 0 हो गया, डेल्टा T तो है ही 0। इसका मतलब डेल्टा H डेल्टा U आर 0 फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर आइडियल गैस अंडरगोइंग एनी प्रोसेस। अच्छा बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को इसमें, मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। ये आइडियल गैस के लिए है अंडरगोइंग एनी प्रोसेस, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द फेज चेंज और केमिकल रिएक्शन, नॉट एप्लीकेबल फॉर फेज चेंज और केमिकल रिएक्शन। तो ये किसी फेज चेंज या केमिकल रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इस बात का ध्यान रखें, उसका हम अलग केस लेंगे। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, फॉर्मूला यही है, बस इसको मॉडिफाई कर दिया डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द डेटा गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। ये केस 1 हुआ, पूरी बात नोट करो। अनदर केस वी विल टेक, कौन सा वाला? फॉर द फेज चेंज और फॉर ए केमिकल रिएक्शन। नोट करें पूरी बात। Case 2, for a phase change or chemical reaction
occurring at constant temperature। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर डेल्टा एच और डेल्टा यू सेम टेम्परेचर पर रिपोर्ट करने हो तो फिर क्या रिलेशन होगा फेज चेंज के लिए और केमिकल रिएक्शन के लिए। तो ध्यान दो, अब डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी था। अगर कोई रिएक्शन के अंदर एक तो पॉइंट ये हुआ, इफ रिएक्शन और फेज चेंज इन्वॉल्व्स only solids and liquids, no gases। तो ध्यान दो, सॉलिड और लिक्विड के लिए पीवी टर्म काफी स्मॉल होता है तो डेल्टा पीवी टर्म बहुत स्मॉल होगा। सॉलिड और लिक्विड इनकंप्रेसिबल फेजेस कहलाते हैं। इनकंप्रेसिबल मतलब जो कंप्रेस ना हो पाए। सॉलिड है, चेयर है, किसी सॉलिड पर बैठते हो तो ऐसा थोड़ी पिचक करके वो गैस थोड़ी है, गैस का वॉल्यूम तो बहुत भारी मात्रा से चेंज होता है। समझो जरा सब्सटेंस को, गैस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफी ज्यादा होता है, आप प्रेशर थोड़ा सा बढ़ाओगे तो वॉल्यूम में भारी चेंज आएगा। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बट सॉलिड और लिक्विड के वॉल्यूम तो लगभग कांस्टेंट हैं, आप प्रेशर बढ़ाते भी हो तो उनके वॉल्यूम में कोई खास परिवर्तन नहीं होता। तो डेल्टा पीवी टर्म इज जनरली स्मॉल, हाँ अनलेस के प्रेशर बहुत हाई अप्लाई ना किया गया हो, but in general delta PV term is very small। तो if reaction or phase change involves only solids and liquids then delta PV term can be ignored if pressure volume data at initial and final states not known। क्वेश्चन में अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट पर प्रेशर वॉल्यूम का डेटा नहीं दिया हुआ तो फिर हम इस वाले टर्म को बहुत छोटा मान के उड़ा देंगे, इग्नोर कर देंगे। और जब इग्नोर कर दोगे तो फिर ऐसे केस में डेल्टा एच इज नियरली इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा एच इज नियरली इक्वल टू डेल्टा यू। अब यहीं पे बच्चों को डाउट आता है, सर कांस्टेंट टेम्परेचर पे अभी 5 मिनट पहले आप कह तो रहे थे कि डेल्टा एच भी जीरो, डेल्टा यू भी जीरो। अरे वो किसी आइडियल गैस के लिए था, रिएक्शन के लिए नहीं। रिएक्शन में तो नंबर ऑफ मोल्स भी तो चेंज होते हैं। रिएक्शंस में तो या फेज चेंज के अंदर नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज हो सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस फेज भी चेंज हो सकते हैं, तो वहां डेल्टा एच जीरो नहीं होगा। डेल्टा एच और डेल्टा यू जीरो होते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में यदि वो केवल आइडियल गैस हो। यहां तो सॉलिड लिक्विड भी इन्वॉल्व हैं। आ गई बात समझ में? तो सॉलिड लिक्विड्स के लिए या फिर फेज चेंज के लिए या केमिकल रिएक्शंस के लिए, फेज चेंज मतलब फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज चेंज में जैसे आइस को लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करना, लिक्विड वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना, ये फेज चेंज ही तो हुए। एक एलोट्रोपिक फॉर्म को दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, दिस इज फेज चेंज। तो फेज चेंज में सब्सटेंस ही चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस में नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली उनके लिए डेल्टा एच या डेल्टा यू जीरो नहीं होगा, एंड बट दे विल बी नियरली इक्वल इफ द प्रेशर वॉल्यूम डेटा इज नॉट गिवन इन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। और दिए होंगे तो रख के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फेज चेंज और chemical reaction involving gases। मतलब एक गैस या कम से कम एक गैस तो हो या एक से ज्यादा गैसेस हो। अगर गैसेस इन्वॉल्व हों एंड गैसेस आर ट्रीटेड टू बी आइडियल। अगर फेज चेंज या केमिकल रिएक्शन जिसमें गैसेस इन्वॉल्व हों और गैसेस आर ट्रीटेड टू बी आइडियल, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, और पीवी की जगह रख दो एनआरटी। तो डेल्टा पीवी किसके बराबर? इस बार तो मोल्स ही चेंज हो रहे हैं, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो कितना? डेल्टा एन जी लेंगे इंटू आर टी। वाई डेल्टा एन जी, इस पे भी बात करेंगे। तो फिर इक्वेशन आ गई, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मान लो इक्वेशन नंबर 2, अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन। अच्छा, डेल्टा एन जी क्यों ले रहे हैं? क्यों? हो सकता है रिएक्शन में सॉलिड लिक्विड भी इन्वॉल्व हो, तो हमने सॉलिड लिक्विड के लिए डेल्टा पीवी को यहां भी इग्नोर कर दिया।
हमने यहां पर डेल्टा पीवी को इग्नोर कर दिया। क्या? हियर वी हैव कंसिडर्ड डेल्टा पीवी ओनली फॉर गैसेस because delta PV term is small for solids and liquids। ये डेल्टा पीवी टर्म जैसे हमने ऊपर इग्नोर किया था ना यहाँ कि डेल्टा पीवी टर्म सॉलिड और लिक्विड के लिए तो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि वॉल्यूम का चेंज तो बहुत नेग्लिजिबल होता है फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, वो हमने उड़ा दिया, इग्नोर कर दिया। तो फिर हमने डेल्टा पीवी टर्म केवल किसके लिए कंसिडर किया है? गैसेस के लिए। तो फिर डेल्टा पीवी को हम NGRT लेंगे तो डेल्टा NG लिया है, तो डेल्टा NG क्या है? चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। क्या है डेल्टा NG? वो थोड़ा ऊपर बात करेंगे, पहले यहां तक की बात लिखो, नोट इट डाउन, बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन चल रहा है ये सब। जरा ये ऊपर क्या बात कह रहे हैं? वेयर डेल्टा NG इज इक्वल टू सम ऑफ स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैस प्रोडक्ट्स, केवल गैसेस माइनस समेशन ऑफ द स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैस रिएक्टेंट्स। तो समेशन ऑफ द स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द गैस प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ द स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द गैस रिएक्टेंट्स। डेल्टा NG में सावधान रहना है आपको। वो कैसे सावधान रहना है? जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो जैसे कोई ये रिएक्शन हो N2 प्लस 3H2 2NH3, मान लो इसके लिए डेल्टा NG, इसमें तो गैसेस ही हैं, अरे फिर भी ये भी तो रिएक्शन हो सकती है। तो व्हाट इज डेल्टा NG हियर? 2 माइनस गैस के प्रोडक्ट्स माइनस प्रोडक्ट्स ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स, और यहां पर ये रिएक्टेंट के तो 2 माइनस 4 माइनस 2। अच्छा, और एग्जांपल, मान लो जैसे कार्बन सॉलिड है, हाफ O2 गैस, और क्या बना दिया? CO बना दिया। तो डेल्टा NG इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ। क्यों सर ये कैसे? अरे सॉलिड नहीं लेना, सॉलिड और लिक्विड को कंसिडर ही नहीं करना है। वी शुड नॉट कंसिडर सॉलिड एंड लिक्विड हियर। इस तरीके से डिफाइन होंगी ये चीजें। समझ में आ गई बात आपको? जैसे मान लो SnO2 प्लस मान लो H2 की रिएक्शन कराते हैं और ये बन गया Sn प्लस H2O। मान लो ये 2 ले लिया, 2H2O। ये सॉलिड था, ये सॉलिड था, टिन, ये रिएक्शन है मान लो, तो इसके लिए डेल्टा NG क्या हो गया बोलो? 0। क्यों? ना ये सॉलिड कंसीडर करना है, ना ये H2O गैस के फॉर्म में था, ये H2 गैस के फॉर्म में था, तो 2 माइनस 2 0। समझ में आ गया हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा NG? सॉलिड एंड लिक्विड शुड नॉट बी कंसिडर्ड, सॉलिड एंड लिक्विड को शुड नॉट बी कंसिडर्ड। हाँ, अगर डेल्टा NG भी 0 हो गया तो वी कैन से दैट डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। अगर डेल्टा NG भी 0 हो गया जैसे इस केस में, तो वी कैन से दैट डेल्टा H एंड डेल्टा U बोथ विल बी इक्वल एंड वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। तो ये इक्वेशन जो है इसके अंदर अप्रॉक्सीमेशन है। एक तो अप्रॉक्सीमेशन यही कि हमने डेल्टा NG वी हैव कंसिडर्ड ओनली फॉर गैसेस, दैट मींस डेल्टा PV इज कंसिडर्ड ओनली फॉर गैसेस। और दूसरा, वी हैव अज्यूम्ड दैट द गैसेस आर आइडियल। आइडियल है तभी ये एप्लीकेबल है, वरना नहीं। एप्लीकेबल only when gases are ideal। अगर गैसेस आइडियल नहीं हुई तो फिर यू कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला। क्वेश्चन कह दे कि नहीं गैसेस तो डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, मतलब क्वेश्चन चिल्ला के बोल रहा है कि रियल गैस है, मत लगाओ भैया फार्मूला। एक क्वेश्चन जेईई एडवांस ने पूछा हुआ है, मैं कराऊंगा क्लास में करा देता हूं, वो 2006 का सवाल है, थोड़ा पुराना सवाल, एकदम आसान क्वेश्चन। तो गाइज ये था तरीका टू कैलकुलेट डेल्टा H, डेल्टा U एंड द रिलेशन बिटवीन देम। फेस चेंज एंड केमिकल रिएक्शन के लिए अलग से, आइडियल गैस में कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसके लिए अलग से वी हैव स्टडीड, वी शैल टेक क्वेश्चंस ऑन देम। इसके लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं,
क्या क्वेश्चंस होंगे, पहले ये पूरी बात नोट करें, नोट इट डाउन। मान लो ये क्वेश्चन है, ये इस तरह क्वेश्चन IIT जेई मेन में आया हुआ है एक बार। क्या मान लो ऐसे बोल दें कि H2O लिक्विड कन्वर्टेड टू H2O गैस, ये वेपराइजेशन है वाटर का, और इसके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या फेस चेंज जो भी दिया हुआ है वो मान लो कुछ दिया हुआ है 40 किलो जूल पर मोल, ऐसे दिया हुआ है। और कौन से टेम्परेचर पर, 300 केल्विन पर। फाइंड, मान लो किलो कैलोरीज में ले लो, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती हैं, तो इसे मैं एक काम करता हूँ, कुछ 12 किलो कैलोरी ऐसे ले लेता हूँ। डेटा चेंज कर लो, 12 किलो कैलोरी पर मोल, मतलब एक मोल H2O लिक्विड को H2O गैस में कन्वर्ट करना हो तो एंथैल्पी चेंज एट 300 केल्विन इज दिस मच। फाइंड चेंज इन internal energy, calculate change in internal energy for above phase change for 4.5 gram of H2O liquid at 300 Kelvin। मात्र ये क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो क्वेश्चन, H2O लिक्विड को H2O गैस में कन्वर्ट किया, एंथैल्पी चेंज पर मोल दिया हुआ है, तो एक काम करो आप डेल्टा यू भी, इंटरनल एनर्जी का चेंज पूछा है तो डेल्टा यू या डेल्टा ई आप पर मोल कैलकुलेट करो, फिर जितने मोल के लिए चाहिए उतने मोल के लिए आप मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे सुनो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितने दिए क्वेश्चन में, 4.5 अपॉन 18 से डिवाइड करो, 0.25 मोल, 1/4 मोल, राइट। आप इस प्रोसेस के लिए पहले डेल्टा यू फाइंड आउट कर लो, तो क्या रिलेशन, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NgRT। क्वेश्चन में कुछ ना दिया जाए तो वी विल अज्यूम दैट द गैसेस आर आइडियल, क्योंकि प्रेशर का तो डेटा दिया हुआ नहीं, तो फिर डेल्टा NgRT वाले फॉर्मूले से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो डेल्टा H की वैल्यू 12 किलो कैलोरी इंटू 10 टू द पावर 3, रहने दो किलो कैलोरी में कर लेंगे, यूनिट का ध्यान देखना, जरा ध्यान देना, 12 किलो कैलोरी, डेल्टा यू भी किलो कैलोरी में आएगा पर मोल, क्यों, क्योंकि ये भी 1 मोल के लिए था, प्लस डेल्टा Ng फॉर द रिएक्शन इज 1 - 0 इंटू RT, R की वैल्यू 2 कैलोरीज होती है, इंटू टेम्परेचर 300 केल्विन, और हमें किलो कैलोरी में चाहिए तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों किया डिवाइड हमने 1000 से, R की वैल्यू होती है 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, तो हमें किलो कैलोरी में चाहिए तो वी हैव टू डिवाइड बाय 1000 डिवाइडेड। देखियो अब जरा, डेल्टा यू पर मोल प्लस ये आ गया 2 जीरो से ये 2 जीरो, 3 दूनी 6.6, तो डेल्टा यू की वैल्यू पर मोल आ गई 0.6 घटा दो 11.4 किलो कैलोरी पर मोल। नहीं, दिस इज नॉट द आंसर, क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग फॉर 1 मोल, क्वेश्चन इज आस्किंग ओनली फॉर 1/4 मोल, केवल 4.5 ग्राम। तो डेल्टा यू फॉर 4.5 ग्राम इज इक्वल टू 11.4 इंटू हाउ मेनी मोल्स, 1/4 मोल्स, 4 या 12 नहीं, 4 दूनी 8, 3 34, 4 8 32, 2 0 4 5 20, देख लेना कैलकुलेशन, किलो कैलोरी, बस। अब पर मोल भी मत लगाना, अब पर मोल मत लगाना, दिस इज नॉट फॉर 1 मोल, सो 2.85 किलो कैलोरी, दिस इज द आंसर। ये था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन शायद बेंजीन के ऊपर, लिक्विड बेंजीन को वेपराइज करवाया वेपर बेंजीन में, ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन जेईई मेन अर्लियर। तो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करिए क्वेश्चन को, नोट इट डाउन।
चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं, टेक अनदर क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये एक डेटा है मेरे पास, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। क्या है क्वेश्चन? 1150 किलो कैलोरी ऑफ हीट इज रिलीज्ड पर मोल ऑफ C7H16 liquid when following reaction is carried out at a constant volume and temperature 300 Kelvin। ठीक है, क्या रिएक्शन? C7H16 लिक्विड, 11O2 गैस, 7CO2 गैस प्लस 8H2O लिक्विड। फाइंड हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये दिया हुआ है और जरूरत पड़ने पर R ले सकते हो, 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। पढ़ो एक बार क्वेश्चन केयरफुली, खुद सॉल्व करो, स्क्रीन को पॉज करो और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। डू इट नाउ। $1150 किलो कैलोरी ऑफ द हीट इज रिलीज्ड पर मोल ऑफ C7H16 लिक्विड। ठीक है, तो इसका मतलब, और ये हीट रिलीज हुई है फॉर दिस रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। भूलना मत, हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन ने क्या वैल्यू दी हुई है? इंटरनल एनर्जी, एंड दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन -1150 किलो कैलोरी, और वो भी पर मोल ली हुई है, तो पर मोल। अब पर मोल पूछी है और पूछ क्या रहे हैं एंड में? हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब डेल्टा एच पूछ रहे हैं, और क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा है, तो पर मोल ही बताना है। फिर अमाउंट तो दी नहीं है, तो पर मोल बताना है। माइनस क्यों लगा? माइनस ने लगाया तो आंसर ना आने का। हो सकता है आप में से कई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन इसलिए सही आंसर नहीं आए क्योंकि माइनस लगाना भूल गए, क्योंकि क्वेश्चन में तो 1150 दिया है। अरे रिलीज लिखा है ना भैया, अगर रिलीज है तो प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक, अगर एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच विल बी नेगेटिव। एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच इज नेगेटिव या डेल्टा यू इज नेगेटिव, तो हीट इज रिलीज मतलब माइनस लगाना है। अब लगाओ फॉर्मूला, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू, डेल्टा एच ही तो पूछ रहे हैं ये, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, अब प्रेशर के डेटा तो है नहीं, तो फिर डेल्टा एन जी आर टी वी हैव टू अप्लाई। व्हाट इज डेल्टा यू? -1150 किलो कैलोरी प्लस व्हाट इज डेल्टा एन जी? लिक्विड लेना नहीं है, लिक्विड लेना नहीं है, गैस 7 - 11 इंटू R 2/1000 किलो कैलोरीज में इंटू व्हाट टेम्परेचर? 300 केल्विन। दैट्स इट, आंसर आ जाएगा। तो कितना? -1150 -4, हाँ 7 और 4 11 4 इंटू 2 इंटू 0.3, 8 या 24 2.4, तो -1152.4 यही हुआ। 4 दूनी 8, 8 गुणा 3 24, 2.4, तो 1152.4 किलो, हाँ, कैलोरीज पर मोल। दैट्स इट गाइस, ये है आंसर। दिस इज द आंसर। अच्छा सवाल है ये, गुड क्वेश्चन। कहाँ कहाँ गलती होती है? नंबर 1, यूनिट कन्वर्जन ना करा तो गलती। नंबर 2, माइनस साइन ना लिया तो गलती। नंबर 3, डेल्टा एनजी सही से नहीं लिया तो गलती। गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं ऐसे क्वेश्चंस में, और जबकि क्वेश्चन अपने आप में एक आसान सवाल काउंट किया जाता है। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। मैं अभी कह भी रहा था
कि जेई मेन में क्वेश्चन आया, जेई एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है, 2006 का सवाल है और वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। क्या है क्वेश्चन, लेट अस टेक, ये बात नोट करो। लिख लिया? जैसे ये एक क्वेश्चन है, रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन, मैं क्वेश्चन पूरा ही लिख रहा हूं यहां पर, 2CO गैस प्लस O2 गैस, 2CO2 गैस, डेल्टा H दिया हुआ है -560 किलो जूल। ठीक है, तो ये इस तरीके से दिया हुआ है। इन 1 लीटर वेसल, in 1 liter vessel at 500 Kelvin, the initial pressure is 70 atmosphere, and after the reaction it becomes 40 atmosphere. At constant volume of 1 liter. ठीक है, कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी। All gases show significant deviation from ideal behavior. क्वेश्चन ने ये भी दिया है 1 लीटर एटमॉस्फेयर को आप ले सकते हो 0.1 किलो जूल। करें सॉल्व क्वेश्चन। पढ़ो क्वेश्चन क्या है, वापस वही डेल्टा एच डेल्टा यू के रिलेशन पर बेस्ड है। क्वेश्चन ने डेल्टा एच दिया है -560 और एंड वाली लाइन पढ़ो क्या है, सिग्निफिकेंट डेविएशन शो करते हैं तो डेल्टा एनजी वाला फॉर्मूला ये नहीं लगाना है। क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि ये वाला फॉर्मूला मत लगाना प्लीज। अगर बिल्कुल ही कूड़ मगज हो, कूड़ मगज मतलब बिल्कुल ही बुद्धि ना है, तो यही लगाओगे तुम। क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मत लगाना भैया, सिग्निफिकेंट डेविएशन है फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर एंड दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द गैस बिहेव्स आइडियली। तो नहीं लगाना है तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, वो ओरिजिनल कौन सा, डेल्टा पीवी P2V2 माइनस P1V1। तो डेल्टा पीवी करो, अप्लाई करो, डेल्टा यू चाहिए हमें, तो डेल्टा एच -560 किलो जूल, डेल्टा यू वी हैव टू फाइंड आउट, डेल्टा पीवी वी कांस्टेंट है P2 माइनस P1, तो -560 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस व्हाट इज द वॉल्यूम 1 लीटर। लीटर में देख लो क्योंकि लीटर एटमॉस्फेयर दिया हुआ है। एंड व्हाट इज द फाइनल प्रेशर 40 माइनस इनिशियल 70। अच्छा ये लीटर एटमॉस्फेयर में है, 0.1 से कन्वर्ट कर दो तो किलो जूल में कन्वर्ट हो गया, दैट्स इट। -560 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस कितना हो गया -40 और 30 70 -30.3.0, तो डेल्टा यू जब इधर जाएगा तो -557 किलो जूल, दैट्स इट। यही आंसर है, यही आंसर था जब वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये इस तरह के छोटे क्वेश्चंस हैं। हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों यहाँ पर, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू विच हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट। थर्मोडायनेमिक्स का सब पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। अच्छा कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि सर इससे पहले 2 लेक्चर्स में हम परिभाषा ही पढ़ लेते, बगैर परिभाषाओं के आप चीज़ें समझ जाओगे क्या, वो भी इंपॉर्टेंट हैं। बट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूमेरिकल पोर्शन पहला जो आया, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, नोट करें।
चलिए अब बात करेंगे हम रिलेशन बिटवीन जनरल मोलर हीट कैपेसिटी एंड सीवी और सीपी फॉर एन आइडियल गैस फॉर एनी जनरल प्रोसेस। क्या बात कर रहे हैं, पहले हेडिंग लिखो, रिलेशन बिटवीन जनरल मोलर हीट कैपेसिटी सी एंड, चलो सीवी की बात कर लेते हैं, फॉर एन आइडियल गैस फॉर एनी प्रोसेस। मान लो पीवी की पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये इतना बड़ा हेडिंग है, पहले समझ लो हम क्या बात कर रहे हैं। मोलर हीट कैपेसिटी तो पढ़ चुके हो, ये एक पाथ फंक्शन है। मोलर हीट कैपेसिटी एक पाथ फंक्शन है, इसकी वैल्यू अलग अलग होंगी डिपेंडिंग अपॉन द पाथ फॉलोड। कांस्टेंट वॉल्यूम पर मोलर हीट कैपेसिटी सीवी बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर सीपी बोलते हैं। सीवी सीपी की वैल्यू अलग अलग होती हैं फॉर द गैसेस। आइडियल गैस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, बट यदि प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम भी ना हो, प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर भी ना हो, कोई जनरल प्रोसेस हो, तो उसकी मोलर हीट कैपेसिटी कुछ डिफरेंट होगी। तो हर प्रोसेस की मोलर हीट कैपेसिटी डिफरेंट होती है। कांस्टेंट वॉल्यूम पर सीवी बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर सीपी बोलते हैं। और यदि कोई और प्रोसेस हो तो मोलर हीट कैपेसिटी विल बी डिफरेंट। क्यों? क्योंकि मोलर हीट कैपेसिटी इज ए पाथ फंक्शन, पाथ डिपेंडेंट होती है, प्रोसेस डिपेंडेंट होती है। मान लो प्रोसेस की इक्वेशन ये है, पीवी की पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x कुड बी एनी नंबर। तो फिर कैसे फाइंड आउट करें? तो हम बात कर रहे हैं जनरल मोलर हीट कैपेसिटी C और CV में क्या रिलेशन होगा। तो आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से du इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और इसको आप यू भी लिख सकते हो, du इज इक्वल टू, du को लिख सकते हो एन सी वी डी टी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डी वी, और n की वैल्यू भी 1 हो जाएगी फॉर 1 मोल। फॉर 1 मोल अगर मोलर हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो Q को लिख सकते हैं हम, बल्कि ऐसे लिखो, बल्कि इस तरीके से लिखो, du को लिख सकते हैं हम, या एक काम करो dt से डिवाइड कर लो, ऐसे कर लो, ये भी एक तरीका है। dt du अपॉन dt इज व्हाट, cv dt फॉर 1 मोल। cv की वैल्यू हो गई है, तो जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो क्या बोलते हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, du इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अच्छा, आप यू भी लिख सकते हो, du इज इक्वल टू क्यू माइनस पीडीवी, वर्क डन को लिख सकते हो माइनस पीडीवी, आप dt से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। व्हाट इज du अपॉन dt? व्हाट इज du अपॉन dt? cv, ये cv तो होता है आपको, क्योंकि एक मोल के लिए, पर मोल के लिए बात कर रहे हैं, और Q अपॉन dt क्या है, वो C है, यही तो डिफाइन किया था आपने। व्हाट इज मोलर हीट कैपेसिटी? Q अपॉन dt। व्हाट इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम? Q अपॉन dt या QV अपॉन dt, एंड QV इज इक्वल टू du। हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी माइनस P इंटू dV अपॉन dt। हमें यहां से C की वैल्यू मिल जाएगी CV प्लस P इंटू dV अपॉन dt। मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है, हमें CV और C में रिलेशन चाहिए। अब ये dV अपॉन dt कहां से फाइंड आउट हो? हमें प्रोसेस की इक्वेशन दी हुई है, आइडियल गैस इज अंडरगोइंग द प्रोसेस, जिसकी इक्वेशन है PV की पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जिसकी इक्वेशन है PV की पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। PV की पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो PV की पावर x है, तो एक काम करो, हमें dV अपॉन dt चाहिए, ये P और V में रिलेशन है। अब आइडियल गैस है तो आइडियल गैस के लिए PV इज इक्वल टू RT तो होता ही है फॉर 1 मोल। अरे मोलर की बात कर रहे हैं ना, तो मोलर के लिए तो n की वैल्यू 1 ही होगी, 1 मोल। तो जरा यहां से देखना, हमें V और T का रिलेशन चाहिए, तो
तो v तो है ही, p की जगह क्या रख दें, आर टी अपॉन वी इंटू वी की पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसको यूं भी लिख सकते हैं टी वी की पावर x माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्यों कॉन्स्टेंट, r को डिवाइड कर दिया, वो भी एक कॉन्स्टेंट बन गया। कैन यू जरा डिफरेंशिएट, दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डिफरेंशियल कैसे लिखते हो, t इंटू एक्स माइनस वन वी की पावर x माइनस टू डी वी प्लस वी की पावर x माइनस वन इंटू डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल कितना, 0। ये तो आप जानते हो कि दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डिफरेंशियल फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। यहां से अगर dv अपॉन dt कैलकुलेट किया जाए कितना आएगा, तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस v अपॉन टी एक्स माइनस वन। उठाओ ये वैल्यू और कहां रख दो, इन इक्वेशन नंबर 1। जरा इक्वेशन नंबर 1 में रखना वैल्यू, तो क्या हुआ फिर, क्या वैल्यू आ गई, c इज इक्वल टू सी वी, और ये हो गया माइनस पी वी अपॉन टी एक्स माइनस वन। और ये तो आप जानते ही हो कि पी वी इज इक्वल टू आर टी है फॉर 1 मोल, तो पी वी अपॉन टी किसके बराबर हो गया, आर के बराबर। तो यहां से रिलेशन आ गया c इज इक्वल टू सी वी माइनस आर अपॉन एक्स माइनस वन। गाइज ये फॉर्मूला है, रिमेंबर। आपको डेरिवेशन नहीं आता है तो चल जाएगा, बट ये फॉर्मूला जरूर याद रखिए कि जनरल मोलर हीट कैपेसिटी फॉर एनी जनरल प्रोसेस पीवी की पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट, उसके लिए मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू सीवी। सीवी की वैल्यू तो टेबल से भी पता लगा सकते हो, वो बताई थी ना टेबल, वो पॉइसन्स रेशियो वाली, सीवी सीपी और गामा की एक टेबल बनाई थी। मोनोटॉमिक गैस के लिए क्या, डायटोमिक गैस या पॉलीएटॉमिक लीनियर गैसेस के लिए क्या, एंड पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर गैसेस के लिए क्या वैल्यूज हैं, वो लिखी भी थी हमने, वो इंपॉर्टेंट है, याद भी रखनी है। वहां से हम सीवी की वैल्यू पिक कर लेंगे, एक्स क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा, आर की वैल्यू तो हमें पता ही होती है, अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व। तो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर जेई ने एक बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन था, वी शैल टेक, पहले पूरी बात नोट करो, नोट इट डाउन। जैसे मान लो ये एक क्वेश्चन है, फाइंड मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ डायटोमिक आइडियल गैस undergoing a process in which ratio of pressure and volume, ये ऐसे कर लो, ratio of pressure and volume at any instant is a constant value। किसी भी इंस्टेंट पर P और V का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। तो बताओ मोलर हीट कैपेसिटी डायटोमिक गैस की क्या होगी। ये IIT का क्वेश्चन है पुराना। क्या आंसर होगा, सॉल्व करो। क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन पूरा लिखो, उसके बाद पॉज करो स्क्रीन को और क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर अपने आंसर मैच करना। बताऊंगा मैं अभी, नोट इट डाउन। किया, बड़ा आसान। पहली बात तो डायटोमिक गैस की बात कर रहे हैं, तो CV फॉर डायटोमिक गैस कितना होता है, 5/2R। मालूम है ना, टेबल थी वो, याद रखनी है। फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू CV माइनस R अपॉन एक्स माइनस वन। क्वेश्चन ने क्या कहा कि प्रोसेस कौन सा है, प्रोसेस ये वाला है, जनरल प्रोसेस के प्रेशर और वॉल्यूम का रेशियो एट एवरी इंस्टेंट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, PV की पावर -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
जरा कंपेयर करो पीवी की पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से, तो बताओ x की वैल्यू कितनी हो गई, -1। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो बस यहां से देखो तो c कितना हो गया, CV 5/2r माइनस r अपॉन x की वैल्यू -1 -2 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 5/2r प्लस r/2, 2.5r और आधा r 3r, दैट्स इट, यही आंसर है। कितना आसान क्वेश्चन, जेई का क्वेश्चन है ये, जेई एडवांस्ड का क्वेश्चन है ये, 3 नंबर में, बड़ा आसान क्वेश्चन। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। किसी जनरल प्रोसेस में मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या होगी, इफ CV और CP इज नोन फॉर अस फॉर द गिवन आइडियल गैस, स्ट्रिक्टली दिस इज एप्लीकेबल फॉर द आइडियल गैस। तो गाइज ये जनरल डेफिनेशंस ओवर, देख लो 2-2.5 लेक्चर हो गए यही डेफिनेशन पढ़ते पढ़ते कि एंथैल्पी क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है, और हीट कैसे डिफाइन करें, उसका साइन कन्वेंशन क्या है, वर्क कैसे डिफाइन करें, साइन कन्वेंशन क्या है, ऑल दोज थिंग्स वी हैव टॉक्ड अबाउट। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टेक अप मेन पार्ट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मेनली 4 पैरामीटर से हम डील करते हैं, डेल्टा H, डेल्टा U, Q, W। फिर सुनो, डेल्टा H, डेल्टा U, Q, W। W मतलब वर्क डन, Q मतलब हीट इन्वॉल्व, डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी। ये चारों पैरामीटर हाउ टू फाइंड आउट इन द वेरियस प्रोसेसेस। वेरियस प्रोसेस में भी 2 मेन प्रोसेसेस, कौन, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो प्रोसेस डिपेंडेंट पैरामीटर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये मेन पार्ट है जो आप पढ़ने वाले हैं। जो जेई में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो फिजिक्स में हो चाहे वो केमिस्ट्री में हो, आप जो पढ़ने वाले हैं हम पोर्शन, उस पे आते हैं। असली फर्स्ट लॉ स्टार्ट्स नाउ, नोट करिए। तो डिटर्मिनेशन ऑफ और कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा H, डेल्टा U, Q, W in various thermodynamic processes. डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा H, डेल्टा U, Q, W इन वेरियस थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। चलिए सबसे पहले बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस। तो लिखेंगे फर्स्ट आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमें 4 पैरामीटर चाहिए, डेल्टा H, डेल्टा U, Q, W। और यदि आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, फॉर आइडियल गैस के लिए तो पता है कि H इज द फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर, U इज द फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर, ऑब्वियसली डेल्टा H भी 0, डेल्टा U भी 0, डेल्टा H भी 0 हो गया, डेल्टा U 4 में से 2 तो नहीं मट गए। कितना आसान हो गया केस। और साथ में हमें यह भी पता है कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, और ये तो 0 है ही, तो इसका मतलब वी कैन से दैट Q इज इक्वल टू माइनस W। W आ जाए तो Q भी आ जाएगा। फिर सुनो क्या बात कर रहे हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि मेन जो 2 प्रोसेसेस हैं, कौन, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। इन दोनों प्रोसेस में फर्स्ट लॉ के हिसाब से हाउ टू फाइंड आउट एंथैल्पी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज, Q एंड W। तो आइसोथर्मल हमने शुरुआत किया। आइडियल गैस अगर ले रहे हैं तो डेल्टा H की इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, U इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और टेम्परेचर ही तो कांस्टेंट है आइसोथर्मल में, तो डेल्टा H भी 0, डेल्टा U भी 0, और Q भी आ जाएगा यदि W आ जाए। तो इसका मतलब हाउ टू कैलकुलेट द वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो कैलकुलेशन ऑफ द वर्क डन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। वैसे तो पता है कांस्टेंट क्या होता है, NRT, फिक्स्ड नंबर ऑफ मोल्स इन ए क्लोज सिस्टम। अरे क्लोज डब्बा है तो नंबर ऑफ मोल्स विल रिमेन सेम फॉर द आइडियल गैस। R वो तो है एवर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है क्योंकि आइसोथर्मल की बात कर रहे हैं, तो ये कांस्टेंट हो गया, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो दिस इज द इक्वेशन। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ isothermal
process for an ideal gas। तो ये आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन है। अच्छा, आप जानते हो कि वर्क डन क्या होता है? अब मान लो रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं तो W रिवर्सिबल आइसोथर्मल में, अब वो फॉर्मूला तो पता ही है ना, माइनस पी एक्सटर्नल dV 1 to 2। अब चूंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है और रिवर्सिबल प्रोसेस में तो आपको पता है कि एट एवरी इंस्टेंट सिस्टम एंड सराउंडिंग्स आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, और सिस्टम सराउंडिंग में जो प्रेशर टेम्परेचर के डिफरेंस होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, डीपी टाइप के। तो वी कैन ऑलवेज राइट लाइक दिस, माइनस पी प्लस माइनस डीपी डीवी 1 to 2। अरे पढ़ावा है बेवकूफो, ये बात हम बता चुके हैं पहले। व्हाट कि पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी गैस और सिस्टम प्लस माइनस डीपी फॉर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल के लिए डिफरेंस डीपी होता है। ठीक है, इसको जरा तोड़ के लिखियो तो कितना लिखोगे? 1 to 2 पी डीवी माइनस प्लस 1 to 2 डीपी डीवी। अच्छा, ये बात तो पता है कि ये वाला जो टर्म है दिस इज टू स्मॉल, ये दो इनफाइनाइट सिमल स्मॉल क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन वाला टर्म है, तो डीपी इंटू डीवी वाला टर्म इज मच मच लोअर देन पीडीवी, सो दिस कैन बी इग्नोर्ड, टू स्मॉल टू बी कंसिडर्ड। टू स्मॉल टू बी कंसिडर्ड का मतलब यह होता है कि इतना स्मॉल है कि इसे कंसिडर करने की आवश्यकता नहीं है, इग्नोर कर दो, इसको उड़ा दो। उड़ा दिया मतलब एक तरीके से रिवर्सिबल प्रोसेस में ही हम ऐसा कह सकते हैं कि एट एनी इंस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर वुड बी नियरली सेम एज सिस्टम प्रेशर। इरिवर्सिबल में ये बात नहीं कह सकते हम। इरिवर्सिबल में अच्छा खासा डिफरेंस क्रिएट किया जाता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स प्रेशर। तो रिवर्सिबल में हम एक्सटर्नल प्रेशर कैन बी टेकन इक्वल टू द गैस प्रेशर एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट। अब P का तो हमें एक्सप्रेशन पता है, व्हाट इज P? P इज इक्वल टू nRT अपॉन V dV। सिंगल वेरिएबल में लिया है और 1 से 2, nRT तो कांस्टेंट है तो माइनस nRT, और 1 अपॉन V का इंटीग्रल क्या होता है? ln V log V, तो ln V2 ओवर V1। गाइज ये है रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन आइसोथर्मल में। आप चाहो इसको तो यूं भी लिख सकते हो, माइनस 2.303 nRT, ln को log में कन्वर्ट कर लो। log में कैलकुलेशन कई बार आसान होती है बेस 10 पर, V2 ओवर V1। अच्छा, साथ में ये भी पता होता है कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अच्छा, लिखेंगे पहले ये तो लिख लो इतना, और जरा ऊपर की बात हम हटाएंगे, अभी लिखें। आप इसको यूं भी लिख सकते हो, सिंस P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 फॉर एन आइडियल गैस, तो इसका मतलब V2 अपॉन V1 को मैं क्या लिख सकता हूं? P1 अपॉन P2। तो फिर फॉर्मूला ये आ गया, W रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए जो होगा वर्क, माइनस जरूर लगाना है, तो माइनस nRT ln V2 ओवर V1, या फिर माइनस nRT ln P1 अपॉन P2। ये वर्क डन के फॉर्मूले हैं। बताओ कौन सी कंडीशंस में हैं? फर्स्ट आइडियल गैस, आइडियल के लिए ही है ये। सेकंड रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, इरिवर्सिबल में नहीं चलेगा ये वर्क डन, ये रिवर्सिबल के लिए है और आइडियल गैस के लिए है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ द वर्क डन। अच्छा, एक बार W आ गया तो Q तो आ ही जाएगा, Q इज इक्वल टू माइनस W इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस। आ गए चारों पैरामीटर। सर चारों का आपने तो वर्क डन निकाला, अरे सुनो तो, डेल्टा U क्या था? 0 आइडियल गैस के लिए, डेल्टा H क्या था? 0, W आ गया, और Q किसके बराबर? माइनस W। आ गई सारी वैल्यूज। Accordingly, whatever is needed, whatever is asked in the question, you can do, you can find out the value.
तो गाइज ये था। अच्छा, इसी में इरिवर्सिबल का वर्क डन निकाले तो पहले पूरी बात नोट करो, इसको लिख लें। बी, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो भाई, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में हाउ टू फाइंड आउट, मान लो जैसे मैं सिंबलाइज भी करूं, हमने इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ा था, इसको एक बार और चलो इलस्ट्रेट करते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस में तो सिस्टम का प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर दे आर नियरली कांस्टेंट एट एवरी इंस्टेंट। बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, और वो इसलिए स्लो है क्योंकि प्रेशर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स इज इनफाइनाइटसिमली स्मॉल। इरिवर्सिबल में ऐसा नहीं है। मान लो ये शुरुआत में ऐसे था कि इस पे दो मासेस रखे हुए थे इस टाइप से, M1 M2 एंड दिस इज गैस। ये मान लो इनिशियली एट इक्विलिब्रियम, दिस इज फाइनली एट इक्विलिब्रियम। क्या हुआ, मान लो मास M2 हटा दिया, मास M2 हटा दिया तो ऑब्वियसली एक्सटर्नल प्रेशर घट गया, पिस्टन विल मूव अप। M1 M2 मास इज रिमूव्ड आउट, तो क्या हुआ, ये इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। वो क्यों, सिंगल स्टेज इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। सिंगल स्टेज क्यों, एक ही बार में एक ही झटके में अच्छा खासा मास M2 हटा दिया आपने, और अब गैस जो है वो एक्सपैंड होगी। क्यों, यहां तो दोनों के प्रेशर बराबर थे, इनिशियली इक्विलिब्रियम पर थे, ये M1 M2 बैलेंस कर रहा था, तो इसका मतलब यहां पर P एक्सटर्नल कितना था इनिशियली, दैट वाज P एटमॉस्फेयर प्लस M1 प्लस M2 इंटू G अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया A। अरे ये कोई नई बात थोड़ी है, तो जानते हो आप, mg क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन। एरिया से डिवाइड कर दिया, एरिया ऑफ द पिस्टन, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिस्टन, उससे डिवाइड कर दिया। सो दिस इज द प्रेशर ड्यू टू द मास M1 एंड M2 एंड दिस इज द प्रेशर ड्यू टू द एटमॉस्फेयर। अरे खुले एटमॉस्फेयर में रखे होंगे, हाँ क्वेश्चन कह दे कि दे आर पुट इन द वैक्यूम, दे आर प्लेस्ड इन द वैक्यूम, दैट मींस देयर इज नो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो P एटमॉस्फेयर विल बी टेकन 0। वो क्वेश्चन की भाषा डिफाइन करेगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफाइन करेगी कि क्या चाह रहे हैं वो। अच्छा, यहां पर फाइनली व्हाट इज द एक्सटर्नल प्रेशर हियर, एक्सटर्नल प्रेशर फाइनल दैट इज इक्वल टू P एटमॉस्फेयर, और एक ही तो मास रखा हुआ है, व्हाट M1G अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, सो लाइक दैट। सो दिस इज इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। इरिवर्सिबल क्यों, फास्ट हुआ है प्रोसेस, एक ही झटके में अच्छा खासा मास M2 हटा दिया, बाहर का प्रेशर कम हो गया, गैस विल एक्सपैंड, एक्सपैंड होने के बाद थोड़ी देर में ये फाइनल सिचुएशन आ जाएगी, हो गया एक्सपेंशन जो होना था। दिस इज इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, और इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में वर्क डन का फॉर्मूला क्या हुआ, तो W इरिवर्सिबल इज इक्वल टू व्हाट इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसमें, इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन का फॉर्मूला तो यही है ना, माइनस P एक्सटर्नल, फॉर्मूला तो यही है जनरल, dV1/2, और P एक्सटर्नल इज कांस्टेंट हियर, तो माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1 और डेल्टा V। कौन सा वाला P एक्सटर्नल है ये बताओ, आप बताओ। सर पूछो तो सही क्या चीज, अरे पागल यही तो कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि एक्सप्रेशन लिख दिया, इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू द माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, V2 माइनस V1, वो V2 ये V1। सर ये P एक्सटर्नल कौन सा लेना है, इनिशियल वाला ये वाला या ये वाला, या इनका एवरेज कौन सा लें, इनिशियल एक्सटर्नल प्रेशर लें, फाइनल एक्सटर्नल प्रेशर लें, या इनका एवरेज लें, ना इनिशियल लो ना फाइनल लो ना एवरेज लो, वो एक्सटर्नल प्रेशर लो जिसके अगेंस्ट एक्सपेंशन हुआ है। अरे भैया जब मास M1 M2 दोनों रखे थे, जब ये वाला एक्सटर्नल प्रेशर था, कौन सा एक्सपेंशन, कुछ ना हो रहा, एक्सपेंशन इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम सबसे मजे वाली स्थिति होती है सिस्टम की।
सिस्टम सबसे ज़्यादा मस्त कब होता है? जब वो इक्विलिब्रियम में हो, सो रहा वो। और सोने से बढ़िया, नींद से बढ़िया कोई चीज़ हो सकती है क्या इस दुनिया में? नहीं हो सकती। आपसे बेहतर कौन जानता है ये सब? हाँ, आप तो बढ़िया जानते हो ये बात कि सुबह उठना कितना मुश्किल काम होता है। तो ये सिस्टम सो रहा है, क्यों? इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम ही सबसे कंफर्टेबल एंड मोस्ट स्टेबल स्टेट फॉर एनी सिस्टम। तो जब मास m1 m2 रखे हुए थे, कोई एक्सपेंशन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब एक्सपेंशन हुआ ही जब आपने m2 हटाया। और इसका मतलब जैसे ही m2 हटाया तो कौन सा मास रखा हुआ था? m1। इस m1 मास के अगेंस्ट एक्सपेंशन हुआ है, तो P एक्सटर्नल इज द एक्सटर्नल प्रेशर अगेंस्ट विच एक्सपेंशन हैज बीन अकर्ड। तो इसका मतलब ये कौन सा वाला प्रेशर होगा? ये वाला होगा। कौन सा? P एटमॉस्फेयर प्लस m1g अपॉन A डेल्टा V। ऐसे कैलकुलेट होगा ये वाला। कौन सा? फाइनल वाला ले लेंगे, फाइनल वाला ले लेंगे। तो दिस इज इक्वल टू द फाइनल P एटमॉस्फेयर प्लस m1g अपॉन A इंटू डेल्टा V, जिसके अगेंस्ट एक्सपेंशन हुआ है, दैट एक्सटर्नल प्रेशर शुड बी। तो व्हाट इज दिस P एक्सटर्नल? दिस P external is the external pressure against which expansion has occurred। ये वो एक्सटर्नल प्रेशर है जिसके अगेंस्ट एक्सपेंशन हुआ है। तो ये था इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के एक्सपेंशन का वर्क डन। तो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। सो अकॉर्डिंगली यू कैन कैलकुलेट। अच्छा, ये तो एक्सपेंशन का केस था सर, एक बार कंप्रेशन का केस और लो तो उससे भी समझते हैं क्या बात कहेंगे। लेट अस टेक द केस ऑफ कंप्रेशन। पहले पूरी बात नोट करो, ये तो एक्सपेंशन था। लेट अस टॉक अबाउट द कंप्रेशन नाउ ऑल्सो। लिखो इसको, नोट इट डाउन। इर्रिवर्सिबल कंप्रेशन की बात करें तो कंप्रेशन कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा। मान लो ये मास m1 रखा हुआ था, ये गैस थी इनिशियली एट इक्विलिब्रियम। आपने फिर वही बात, इक्विलिब्रियम में था, खुश था ये, आपसे इसकी खुशी देखी नहीं गई। आप बहुत ईर्ष्यालु हो, आपको बहुत जलन हुई और आपने इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया। एक मास m1 के ऊपर m2 और रख दिया, ये रहा, और इस कारण से उसमें कंप्रेशन आ गया। तो अब मास m2 रख दिया, बट फाइनली इक्विलिब्रियम पर ये भी आ गया, फाइनली एट इक्विलिब्रियम। तो ये क्या हुआ? एक ही झटके में अच्छा खासा मास m2 रखा और अब कंप्रेशन m1 प्लस m2 मास ने किया है गैस में। सो कंप्रेशन हैज अकर्ड, सो दिस इज इर्रिवर्सिबल कंप्रेशन। थोड़ी देर में बोलेंगे इस बात को हम कि ये सिंगल स्टेज कंप्रेशन है, एक ही बार में किया हुआ कंप्रेशन है। तो ये सिंगल स्टेज कंप्रेशन हुआ, तो ये कंप्रेशन हुआ। अब इसमें वर्क डन निकालोगे तो कैसा? W इर्रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, कांस्टेंट है पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। अच्छा, डेल्टा वी तो मालूम पड़ जाएगा, कितनी हाइट है, यहाँ कितनी हाइट है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पता ही है, तो वी कैन फाइंड आउट द चेंज इन वॉल्यूम। पी एक्सटर्नल कौन सा वाला? पी एक्सटर्नल m1 मास वाला या m1 प्लस m2 मास वाला? अरे जब m1 मास रखा हुआ था तो यहां पर इनिशियली एक्सटर्नल प्रेशर कितना था? दैट इज m1 इंटू जी अपॉन A प्लस पी एटमॉस्फेयर। और यहां पर फाइनल प्रेशर कितना है? P एक्सटर्नल फाइनली जब इक्विलिब्रियम पे आ गया तो भी कितना? P एटमॉस्फेयर प्लस m1 प्लस m2 इंटू जी अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो W इर्रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। कौन सा वाला P एक्सटर्नल? अरे जब मास m1 रखा हुआ था तो कोई कंप्रेशन ना हो रहा। कंप्रेशन जब स्टार्ट हुआ, जब मास m2 रख दिया, तो कंप्रेशन के दौरान मास कौन से रहे? m1 m2 कांस्टेंट रहे। तो इसका मतलब ये एक्सटर्नल प्रेशर लगातार लगा, तब कंप्रेशन हुआ। तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू माइनस पी एटमॉस्फेयर
प्लस m1 प्लस m2 इंटू जी अपॉन a इंटू डेल्टा v। तो गाइज एक्सपेंशन में कौन सा एक्सटर्नल प्रेशर लेना है, कंप्रेशन में कौन सा एक्सटर्नल प्रेशर लेना है, वो है एक्सटर्नल प्रेशर जिसके अगेंस्ट एक्सपेंशन हुआ है या जिसने कंप्रेशन कराया है। दैट प्रेशर शुड बी टेकन इन द एक्सप्रेशन ऑफ इरिवर्सिबल वर्क डन। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से ये बात लिखते हैं। गाइस नोट करें इसको।